नमस्कार दोस्तों, सारांश सिविल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड से पहले अगर हम देखें तो भारत में दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं। एक आंदोलन जो था वो सीईए कानून के विरोध में था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में था, और जो दूसरा आंदोलन था वो किसान जो 3 बिल पारित किए गए थे उसके विरोध में हुआ। और दोनों ही आंदोलन में, ठीक है, हालांकि सीए वाले कानून में सरकार ने बिल वापस नहीं लिया, लेकिन किसान आंदोलन में सरकार ने बिल वापस किया। लेकिन इन दोनों आंदोलनों में एक चीज चर्चा का विषय बनी, वो ये कि भारत में विदेशी फंडिंग से ये आंदोलन स्पॉन्सर किए गए थे। अब ये विदेशी फंडिंग का मामला क्या है? विदेशी फंडिंग आती कहां से है? इस विदेशी फंडिंग का क्या उद्देश्य है जो भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है। दूसरा, अगर हम कोविड के बाद की बात देखें तो कोविड के बाद में एक सीजेपी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी का। उसमें भी ये मुद्दा आया कि इसमें विदेशी फंडिंग है, और सरकार के समर्थक या सरकार के कुछ नेता, हालांकि सरकार ने इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन सरकार के कई नेताओं ने यह बयान दिया है कि ये आंदोलन जो था ये स्पॉन्सर किया गया था विदेशी फंडिंग से। तो विदेशी फंडिंग आती कहां से? और अगर विदेशी फंडिंग आ रही है और वो भारत में अस्थिरता फैला रही है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती इसको रोकने की? सरकार को कानूनी प्रावधान नहीं करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। और क्या सरकार ने इसके लिए कानूनी प्रावधान नहीं किए? बिल्कुल किए। सरकार ने 1976 में एक बिल पारित किया जिसका नाम था एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, कब पारित किया? 1976 में। 2010 में इस एक्ट को पूरी तरीके परिवर्तित कर दिया। उसके बाद 2020 में इसमें फिर से इन्होंने अमेंडमेंट किया, और 2026 में फिर से अमेंडमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफसीआरए का मतलब क्या है, क्यों लाया जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दूसरी चीज हमें समझनी है कि इसका मोटो क्या है। इसका सबसे पहला जो मोटो है वो है, सबसे पहला मोटो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए। कि अगर हम देखें, आज का दौर जो है वैश्वीकरण का दौर है। तो वैश्वीकरण के दौर में क्या होता है कि कई सारी विदेशी संस्थाएं होती है जो भारत में डेवलपमेंट काम के लिए, ठीक है, अपना फंड देती है। ठीक है, मतलब फंड देती, अनुदान देती है। तो हालांकि उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, उससे कोई लोन नहीं लगता, लेकिन वो जो फंड है वो सरकार को भी दिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो विदेशी जो भारत में एनजीओ काम कर रहे हैं उनको भी दिया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका मुद्दा है वो ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो फंड आता है इसमें पारदर्शिता रहे, इसलिए ये कानून लाया गया। दूसरा, सोवरिटी, संप्रभुता। भारत की संप्रभुता को इसको कोई खतरा ना हो। संप्रभुता को खतरा कैसे ना हो? कि मान लेते हैं किसी ने विदेशी फंड दिया और वो फंड का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिससे भारत की संप्रभुता पर खतरा बन रहा है, भारत की सरकार पर खतरा बन रहा है, तो उसको भी मेंटेन रखना है। उसके बाद डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो हमारी लोकतांत्रिक जवाबदेही है वो भी बनी रहे। यानी कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का मतलब क्या हुआ कि जो भी जनता है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि कहां से फंड आ रहा है, फंड का इस्तेमाल कहां हो रहा है, आप लोगों के लिए फंड का इस्तेमाल हो रहा है या जिस काम के लिए आया है फंड उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं किसी गलत काम के लिए नहीं हो रहा है। ये सरकार की जवाबदेही बनती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी लानी है, यानी कि हमें पारदर्शिता रखनी है, और इस पारदर्शिता में जनता को पता होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कि फंड कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। कोई ऐसी ताकत तो फंड नहीं दे रही है जो भारत के खिलाफ गलत इरादे रखती हो। उसके बाद संप्रभुता का मुद्दा आता है, उसके बाद डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी यानी लोकतांत्रिक जवाबदेही। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एफसीआरए है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले एफसीआरए की हम डेफिनेशन देखेंगे। एफसीआरए की अगर हम डेफिनेशन देखें, एफसीआरए की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कह रहा है एफसीआरए गवर्न्स हाउ इंडियन इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस, एनजीओज एंड ट्रस्ट एंड कंपनीज, कई कंपनी को भी ग्रांट मिलती है, मे रिसीव एंड यूज मनी, सिक्योरिटीज, आर्टिकल सेंट टू फ्रॉम द सोर्स ऑफ आउटसाइड फ्रॉम द इंडिया। ये कह रहा है कि एफसीआरए ऐसी चीजों को गवर्न करता है जिसमें भारत का इंडिविजुअल, वहां भारत में जो एसोसिएशन काम कर रहे हैं वो, ठीक है, उसके बाद भारत में एनजीओ जो काम कर रहे हैं वो, भारत के कुछ जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं वो, और जो कंपनीज है वो कैसे पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है,
पैसा मतलब फंड भी डायरेक्ट कैश मतलब अकाउंट से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियां और जो आर्टिकल्स जो गिफ्ट होते हैं उसको भारत के बाहर से अगर उनको दिया जा रहा है तो उसको गवर्न करने के लिए भारत में कौन सा कानून है, एफसीआरए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इस कानून का प्रशासनिक जिम्मेदारी किसकी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी भारत का जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, वो जो होता है इसकी प्रशासनिक जवाबदेही और प्रशासनिक जिम्मेदारी को उठाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉट ए बैन ऑन फॉरेन डोनेशन, यानी कि जो डोनेशन आता है उस पर बैन नहीं है, इट इज ए रजिस्ट्रेशन एंड डिस्क्लोजर रिजाइन। ठीक है, यानी कि अगर आप फंड ले रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने ये फंड जो आया इसको कहां कहां यूज किया और इससे क्या क्या आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जो भी उन लोगों ने इसको फंड को यूज किया है, और साथ में कि इस फंड को जिस पर्पस के लिए आया था उस पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, क्या ऐसे कानून विदेश में भी हैं? ठीक है, इसको यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तहत जो कानून है उसके सिमिलर बनाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने दो चीजें समझी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने समझा कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। तो इसमें तीन की पॉइंट है। पहला, आइडेंटिफाइज हु एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट कंडीशन, कह रहा है कि कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को स्वीकार कर सकेगा और उसकी शर्तें क्या होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें सबसे पहली चीज के पहला पॉइंट क्या है कि कौन ले सकेगा फॉरेन फंडिंग, वो डिसाइड करता है एफसीआरए और उसकी शर्तें क्या होंगी। उसके बाद कह रहा है हाउ मनी मस्ट बी रिसीव, ये जो पैसा आएगा, ठीक है, ये रिसीव कैसे होगा, अकाउंटेड फॉर एंड रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग उसकी कैसे होगी और कैसे उसका अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। तो ये आपको दो चीजें समझनी होंगी, पहला कौन पैसा रिसीव करेगा और करेगा तो उसका पैसे कैसे रिसीव करेगा, उसकी कैसे अकाउंटिंग और कैसे उसकी जवाबदेही होगी और कैसे उसको रिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद कह रहा रिस्ट्रिक्ट, क्या रिस्ट्रिक्ट करता है, ए नैरो डिफाइंड सेट ऑफ दैट कुड अफेक्ट सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, कह रहा है कि ऐसी चीजों को रिस्ट्रिक्ट भी करता है जो भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहां पर हमें समझना है कि इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसमें 5 महत्वपूर्ण स्तंभ है। पहला है ट्रांसपेरेंसी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्रांसपेरेंसी के क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, वेरीफाइबल बैंकिंग चैनल होता है, डिस्क्लोजर ऑफ डोनर अमाउंट्स एंड पर्पस। तो ट्रांसपेरेंसी कैसी आती है, मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए अगर हमने आपको पैसा दिया तो ट्रांसपेरेंसी कैसी आएगी, हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप अपने घर में बताओगे ना कि हाँ हमने इनसे पैसा लिया है, ऐसा तो नहीं खर्चा, घर वाले तो पूछते हैं ना। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, घर वाले पूछते हैं ना कहां से पैसा लिया, हम बताते हैं फला फला ने पैसा दिया है। अच्छा कैसे दिया, तो बताते हैं कैश में दिया या बैंक अकाउंट में दिया। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि डिस्क्लोजर ऑफ डोनर, मतलब जो डोनर है जो डोनेट कर रहा है उसका डिस्क्लोजर करना है, अमाउंट कितना दिया, 5,000 दिया, 10,000 दिया, तो फुल अमाउंट हमें करना पड़ेगा और किस पर्पस के लिए, यार ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी में 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद बैंकिंग चैनल जो होगा वो वेरीफाई होगा, ऐसा नहीं कि आपने हवाला के माध्यम से मंगा लिया, ठीक है, या किसी और के अकाउंट में मंगा लिया और उसको चुपचाप से यूज कर लिया और पता नहीं चला। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्क्लोजर डोनर जो है किसने पैसा दिया है तो उसका भी आप प्रोफाइल देंगे, हाँ ये कंपनी है इसने पैसा दिया, ये करती है। मान लीजिए आपको कोई क्रिमिनल एक है विदेश में, ठीक है, वो आपको पैसा दे दे तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप पैसा लेंगे, आप तो ले लेंगे, लेकिन सरकार को बताना पड़ेगा ना कि वो क्रिमिनल है, तो सरकार फिर आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर सच में वो फिलैंथ्रोपी कर रहा है, परोपकार कर रहा है, ठीक है, चाहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ पॉइंट है। उसके बाद कह रहा है अकाउंटेबिलिटी, एनुअल ऑडिटेड रिटर्न्स फाइल ऑनलाइन, कह रहा है कि जो भी आप पैसा आएगा, पैसा कहां कहां खर्चा किया गया है, किस काम में खर्चा किया है, ठीक है, इसका वार्षिक जो ऑडिट कराएंगे उसका रिटर्न आपको ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा। ए फुली ट्रेसेबल चेन फॉर सोर्स एंड एक्टिविटीज, अब यहां पर ट्रेसेबल चेन की बात कर रहा है। तो ट्रेसेबल चेन का मतलब क्या होता है कि मान ले हमने आपको पैसा दिया, हमने आपसे कहा कि आप इसको जो है खर्च करिए, आपने क्या किया, आपको 10,000 रुपए दिए, आपने जाकर उसको 5-6 हजार रुपए तो खर्च कर दिए और 4,000 6-7 हजार रुपए जो थे आपने भले ही जेन्युइन किए हो, लेकिन उसका बिल आपके पास होना चाहिए, आपने किसको पेमेंट करी है ये भी होना चाहिए, कि जब हम देखें कि 10,000 कहां खर्चा हो, तो जब हम ट्रेस करें, जब हम उसको पता लगाएं कि हाँ ये अकाउंट इतना इनको दिया गया, इतना इनको दिया गया, इतना इनको, उन्होंने फिर क्या काम किया,
तो ये जो ट्रेड एक्टिविटीज है, ये सोर्स से लेकर एक्टिविटीज तक की हमें पूरी करनी पड़ेगी कि कहां से आपने पैसा किसको दिया और ये जो पैसा है वो कहां कहां यूज हुआ है, किसके किसके पास गया है, उसने किस किस पर्पज में इस पैसे को लगाया और एक्चुअल में ग्राउंड में काम हुआ है कि नहीं। तो सोर्स से लेकर एक्टिविटी तक की यानी गतिविधियों तक हमें इसको देखना पड़ेगा। अगला मुद्दा है जो है वो सोवेरिटी का। कंट्रीब्यूशन दैट कुड अफेक्ट सोवेरिटी इलेक्शन पब्लिक ऑर्डर आर रेगुलेटेड। कह रहा है कि ऐसे जो भी मुद्दे हैं जो भारत में संप्रभुता, भारत में चुनाव और भारत में लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं, उनको रेगुलेट करना है, उनको नियंत्रित करना है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इनेबलिंग जेन्युइन वर्क। ठीक है, जेन्युइन वर्क मतलब होता है किसके किसके लिए, एजुकेशन के लिए। उसके बाद कह रहा है कि हेल्थ केयर के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, रिसर्च एंड कल्चर कंटिन्यू। ठीक है, अनइम्पीडेड। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है, एक मिनट, हाँ, इसमें यह कह रहा है कि जो भी जेन्युइन वर्क है जैसे एजुकेशन, अब मान ले भारत में एजुकेशन, तो आप देखते हो कई सारे एनजीओज हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भारत में एजुकेशन देने का काम करते हैं। ठीक है, शिक्षा देने का काम करते हैं। तो वो एनजीओज हैं, वो उनको चाहिए पैसा शिक्षा देने के लिए, तो वो बाहर से पैसा ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के लिए भी रहता है। जैसे आप किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक मैं अपने बहुत पास का आपको केस बता रहा हूं। उसमें क्या होगा कि एक बड़ा अस्पताल है नामी शहर का, ठीक है, नाम लेना ठीक नहीं है, शहर का नामी अस्पताल है। तो वहां पर एक बच्चे की डिलीवरी होती है। तो बच्चा जो डिलीवर होता है, तो बचपन से क्या होता है कि उसका होठ कटा होता है। होठ आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के बचपन से होठ डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, और साथ में होता है या तालू जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, तो जब वो हॉस्पिटल गए तो उन्होंने हॉस्पिटल में देखा क्या जाके कि उन्होंने कहा कि इसका कितना खर्चा आएगा। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं, इसका कोई खर्चा नहीं आएगा। अरे वो तो खुश होगा कि हाँ खर्चा नहीं आएगा, लेकिन खर्चा क्यों नहीं आएगा, क्या हॉस्पिटल के रिसोर्सेज खर्च नहीं होंगे? होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या है कि जो विदेशी संस्थान है वो फंड देते हैं। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से पैसा देंगे, आप उनका इलाज कराइए। क्लियर हुआ ना आपको, आप उनका इलाज कराइए। तो ये जो चीज होती है, बात समझिए, ये जो चीज होती है, ठीक है, तो बच्चे का तो इलाज फ्री हो गया, लेकिन पैसा तो अस्पताल को मिला ना, कहां से मिला, विदेश से। तो वही हेल्थ केयर वाला मामला आ जाता है वहां पर। एजुकेशन वाला आपको बताया, डिजास्टर रिलीफ, मान लेते हैं कहीं पर बहुत आपदा आ गई, भूकंप आ गया, भारत सरकार भी मदद करती, क्यों नहीं करती? अगर अभी हमने देखा टर्की जैसे देश में भूकंप आया तो भारत सरकार ने मदद करी। कहीं बाढ़ आती है, भारत सरकार मदद करती है। ठीक है, जैसे असम में अभी बाढ़ आई हुई है, तो कई सरकारें, कई प्राइवेट जो लोग हैं, कई एनजीओ है जो वहां काम कर रहे हैं, हो सकता है कई विदेशी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर जैसे आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर भुखमरी बहुत है, मतलब लोगों के लिए खाने की बड़ी समस्या होती है, तो और एजुकेशन की बड़ी समस्या तो हो सकता है, वहां भी काम कर, भारत की संस्थाएं भी करती हैं, भारत की संस्थाएं भी करती हैं, लेकिन विदेशी संस्थाएं भी जो होती हैं वो भारत में काम करती है, और भारत की संस्थाएं बाहर भी काम करती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगला कह रहा है पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसमें कह रहा है रजिस्टर जब हम किसी चीज को कर लेते हैं, उसके बाद जब डिस्क्लोज कर देते हैं, सोर्स क्या है, ऑडिट कर लेते हैं, ये क्या करता है कि एक ट्रस्ट पैदा करता है भारत की जनता में कि हाँ जो चीजें हो रही, भारत सरकार को भी ट्रस्ट मिलता है, भारत की जनता को भी ट्रस्ट मिलता है कि हाँ जो चीजें हो रही वो जेन्युइन है, इसमें कोई लापरवाही नहीं हो रही, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि भारत में गलत काम के लिए उपयोग हो रही हो। तो 5 कोर पिलर आप लोग जब मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आप ये 5 कोर पिलर लिख सकते हैं। फिर समझिएगा कि जब भी आपको एफसीआरए के लिए या विदेशी फंडिंग के लिए कानून होगा तो इसका जिक्र तो हो गई, तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में आप इसको कोर जो ऑब्जेक्टिव इसके हैं ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि इस जो कानून है इसका कैसे कैसे विकास हुआ है। तो इस कानून के विकास को हमें समझना होगा। सबसे पहले समझते हैं कानून पहली बार पारित कब हुआ, 1976 में। FCRA enacted to regulate use of foreign contribution on hospitality। केवल उसको रेगुलेट करने के लिए हुआ था कि जो भी बाहर से पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अनुदान आ रहा है, उसको हम रेगुलेट करेंगे, उसको नियंत्रित करेंगे। उसके बाद 1984 में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया, किसके लिए, एनजीओस के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्ट के अंतर्गत जजेस को भी ला दिया गया, यानी कि जो जज होते हैं हमारे, न्यायाधीश होते हैं, उनको भी इस एक्ट के तहत लाया गया। क्लियर हो गया? ठीक है,
तो 1976 में आया और 1984 में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया एनजीओज के लिए और जजेस को भी इस एक्ट में शामिल कर लिया गया। 2010 में क्या होता है कि ये जो 1976 वाला पूरा एक्ट था इसको पूरी तरीके से समाप्त करके नया एक्ट लाया जाता है और इसमें 5 साल का रिन्यूअल, यानी कि जो भी एक बार रजिस्ट्रेशन करा देगा तो उसको हर 5 साल में रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और इसमें एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो उसका भी हमारी एक टाइमलाइन होती है कि रिन्यूअल हो गया, अब आपको मतलब आपका एक्सपायर कर गया, रिन्यूअल हो गया, रिन्यूअल कराना पड़ेगा। गाड़ी का जो हमारा आरसी होती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसको भी हमें रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो जब हमें सारी चीजों को रिन्यूअल कराना पड़ रहा है तो इसमें यह कहा कि आपका जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है या आप कोई ट्रस्ट है और आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको उसको भी हर 5 साल में रिन्यूअल कराना पड़ेगा। 2011 में फिर क्या होता है, एफसीआरए रूल नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है, एफसीआरए के जो रूल है वो नोटिफाई किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग फॉर्मेट ऑपरेंट साइज। रूल से क्या होता है कि अब जो रजिस्ट्रेशन होगा और जो आपका रिपोर्टिंग होगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट तय कर दिया जाता है 2011 में। 2020 में क्या किया जाता है, आधार एंड पासपोर्ट मैंडेटरी सिंगल एसबीआई अकाउंट और एडमिन कैप 50% से घटाकर कितना कर दिया जाता है, 20%। ध्यान समझिए, इसको समझ लेते हैं कि मान ले कोई एनजीओ है, अब वो कोई काम करता है तो उसको क्या करना पड़ता है कि उसको कई सारे प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं, तो उस पर खर्च भी होता है। तो पहले जो प्रशासनिक कार्य पर मान लीजिए आपको 100 रुपए फॉरेन फंडिंग मिली, तो पहले कहते हैं 50% आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम में खर्च कर सकते हैं, 50% आप रियल काम में करिए। तो 2020 में क्या कर दिया, 50% की सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया, 20%। अब आपको रियल काम में कितना करना पड़ेगा, 80%। बात समझ में आ रहा है। तो ये प्रावधान कब किया गया, 2022 में। इसके बाद क्या कह दिया गया, 2020 में, 2022 में क्या किया, रिलेटिव एब्रॉड लिमिट रेज्ड 1 लाख टू 10 लाख पर ईयर। अब आप मान लेते हैं कि आपके कुछ रिलेटिव रह रहे हैं विदेश में, वो आपको पैसा भेज रहे हैं, मान लीजिए आपके पिताजी हैं वो सऊदी में काम करते हैं, ठीक है, अब वो आपको पैसा भेज रहे हैं, तो उसकी सीमा पहले 1 लाख थी, 2022 में उसको कितना बढ़ा दिया गया, क्योंकि उसका भी फिर सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल को भी कर रहा है ना एफसीआरए, तो ठीक है, तो उसको भी आपको जवाब देनी पड़ेगी। आप कहां बताओगे हमने इतना आटा लिया, इतना दाल लिया, इतना चावल लिया 1 लाख से ऊपर, तो 1 लाख तक कोई नहीं था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख। यानी कि अगर आपके रिलेटिव है बाहर से पैसा भेज रहे हैं तो उसको कितना कर दिया गया, 10 लाख। 2024-25 में क्या किया, रूल्स जो होते हैं वो फिर ईज्ड किए गए, थोड़े आसान किए गए। कैरी फॉरवर्ड ऑफ द अनस्पेंट एडमिन फंड एंड फास्टर प्रोसेसिंग। कह रहा है कि आप अगर आपने फंड जो है, जो 20% का जो कैप थी, अगर आपने नहीं किया, मान लीजिए आपको किसी वर्ष में 100 रुपए मिले, आपने उसमें से 20 रुपए खर्च कर दिया, 20% नहीं कर पाए, आपने 10% ही किया, तो 10% तो आपने बचा लिया ना, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले वर्ष जब आपको 100 रुपए मिलेंगे तो आप 20 नहीं 30 कर सकते, 10 तो पिछला बाकी है ना हमारा, ठीक है, तो इसकी कैप को बढ़ा दिया गया। अब दूसरा जो बिल अभी पेंडिंग है वो हमारा है 2026 वाला, इसके रूल जो है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं, बिल जो है वो पेंडिंग है। इसी बिल को लेकर कुछ बवाल किए जा रहे हैं, और वो बवाल क्या है, वो मुद्दे क्या है, उनको हम लोग समझने का आगे प्रयास करेंगे। अब कह रहा है हाउ एफसीआरए वर्क इन प्रैक्टिस, कैसे वर्क करता है। इसमें कह रहा है रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन, कह रहा है 3+ ईयर ऑपरेशनल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन फॉर डिफाइंड प्रोजेक्ट। कह रहा है कि अगर आप ऑपरेशनल है 3 साल से तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद कह रहा है सिंगल वेरीफाइबल एंट्री पॉइंट, all FC account must first arrive in single designated account SBI न्यू दिल्ली मेन ब्रांच। ये कह रहा है कि जितनी भी आप फॉरेन फंडिंग लेंगे, जैसे आप किसी शहर से हैं, अब आपने मान लीजिए आप तमिलनाडु से हैं, आपको फॉरेन फंडिंग लेनी है, तो आप अपने बैंक, पहले क्या था कि आप अपने बैंक जाएं और अकाउंट खुलवा ले लेके, ठीक है, जो भी आपका बैंक उसमें पैसा नहीं, अब ये नहीं हो सकता, आपको एफसीआरए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और कहां अकाउंट खुलेगा, किसी और ब्रांच में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो एसबीआई में न्यू दिल्ली में एसबीआई की मेन ब्रांच है वहीं पर। आप सोचे कि एसबीआई की हम जाकर काकादेव वाले ब्रांच में खुलवा ले, नहीं हो सकता। आप सोचे मुखर्जी नगर ब्रांच में खुलवा ले, नहीं हो सकता।
आपको एफसीआरए अकाउंट जो खोलना पड़ेगा वो सिर्फ एक ही अकाउंट में खोलना पड़ेगा जिसपे आप पैसा लेंगे फॉरेन डोनेशन का। वो कहां पर होगा? एसबीआई की दिल्ली मेन ब्रांच। हो सकता है फिल्म से पूछ ले, दिल्ली की जगह वो मुंबई कर दे, क्योंकि मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, दिल्ली कैपिटल है, तो आप लोगों का दिमाग जाएगा फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे बड़ी ब्रांच एसबीआई की वहीं पर होगी, लगा के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है डिक्लेयर्ड पर्पस। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? डिक्लेयर्ड पर्पस एंड डिस्क्लोजर्स यूजेस मैक्स 20% फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिमेनिंग 80% ऑफ द डिक्लेयर्ड एक्टिविटीज। कह रहा है कि आप 20% जो होता है, अभी बताया था मैंने, प्रशासनिक कार्य के लिए अपने खर्च कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऑफिस के कुछ खर्चे हैं, वो सारे कर सकते हैं, लेकिन 80% जो पैसा आपको खर्च करना है वो कहां करना है? जिस काम के लिए पैसा आया है उसका। ठीक है, अगला कह रहा है और एनुअल ऑडिटेड डिस्क्लोजर फॉर्म FC4 फिल्ड ऑनलाइन फॉर, वेबसाइट दी गई, कोई मतलब नहीं। डोनर अमाउंट एंड यूटिलाइजेशन आपको एनुअल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑडिट जो होगा उसका डिस्क्लोजर, उसमें किसकी इंफॉर्मेशन देंगे? आप देंगे डोनर की इंफॉर्मेशन कि इन्होंने फला फला ने पैसा दिया। दूसरा हम लेंगे अमाउंट की, कितना अमाउंट हमें भेजा, उसका यूटिलाइज हमने कैसा किया, इसके आपको रिटर्न यानी कि फॉर्म FC फॉर्म फील्ड जो 4 है वो आपको करना पड़ेगा। 5 ईयर रजिस्ट्रेशन, ये 5 साल के लिए वैलिड होगा। रिन्यूअल रिन्यूड फॉर कंप्लायंस, ऑटो एक्सपायर इफ नॉट रिन्यूड। ये कह रहा है, ये पॉइंट आपको समझना होगा कि अगर आपने 5 साल काम कर लिया तो 5 साल के लिए आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। 5 साल बाद, 5 साल बाद आपको कुछ कंप्लायंसेस है जिसको पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप उसका अनुपालन करते हैं तो आपका ये रिन्यूअल कर दिया जाएगा। अगर आप रिन्यू नहीं करते हैं तो ये ऑटो एक्सपायर कर जाएगा, अपने आप जो है वो एक्सपायर कर जाएगा। क्लियर? ठीक। वेस्टिंग एफसी अकाउंट ऑन कैंसिलेशन, एस जो असंपत्ति होगी वो प्रिस्क्राइब स्टेट अथॉरिटी पे चली जाएगी, जो राज्य की अथॉरिटी है उसमें चली जाएगी। क्या मतलब हुआ? मान ले हमारा लाइसेंस है, हमने एक्सपायर हो गया, अब हमारा काम था लोगों को शिक्षा देना, तो हमने कहीं एक छोटा सा स्कूल बनाया था गरीब बच्चों के लिए या ब्लाइंड बच्चों के लिए या अनाथ बच्चों के लिए, हमने एक अनाथालय खोला था, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी जो हम लोगों ने खरीदी होगी ना एनजीओ से, वो जो प्रॉपर्टी थी वो किसको चली जाएगी? स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, किसकी चली जाएगी? स्टेट अथॉरिटी को। ठीक, एसेट वेस्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड स्टेट अथॉरिटी, जो स्टेट अथॉरिटी बताई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमें देखना है कि सेक्टर कौन कौन से हैं जहां से फॉरेन फंडिंग ले सकती है। एजुकेशन हो गया, ठीक है, मान लीजिए आप अंधे, अनाथ, अंधे, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए आप एजुकेशन की व्यवस्था करना चाहते हैं, या गरीब बच्चों के लिए करना चाहते हैं। हेल्थ केयर का एग्जांपल आपको बताया ही है हमने, जैसे वैक्सीन बनानी है या वैक्सीन की कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए भी आता है। रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में क्या आते हैं? मान लो आप गांव में मेडिकल की कोई सुविधा देना चाह रहे हैं, या आप पानी के लिए कोई काम, जल के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां पर स्कूल खोलना चाह रहे हैं, तो रूरल रूरल डेवलपमेंट मतलब जितना भी आपका ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, आप खेती बाड़ी में कोई अपना अनुदान देना चाह रहे हैं तो वो भी आपके इसमें। सोशल वेलफेयर, सामाजिक मुद्दे जो है, ठीक है, आप रेप पीड़िता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, आप जो हमारे जो अनसाउंड लोग होते हैं उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत साल से सजा काट रहे हैं, जमानत नहीं अपनी करा पा रहे हैं पैसे के कारण, उनके लिए कुछ काम, सजा पूरी भी हो गई फिर भी जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए करना चाह रहे हैं। अब ये मुद्दा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट का मुद्दा ये होता है कि आप लोगों ने कई ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन देखे होंगे, जैसे आपने एक कैंपेन देखा था, अभी मुंबई में मेट्रो बन रही थी, तो मेट्रो में क्या हुआ था, कुछ जंगल हमें काटने थे, तो काफी मुद्दा चला था, लोग भावुक होकर उससे जुड़ गए थे। लेकिन एक चीज आप समझिए कि अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो जनता को सुविधाएं कैसे पहुंचा सकेंगे, हम लोगों की बराबरी कैसे कर सकेंगे? तो इसमें क्या होता है, कई एनजीओज जो होते हैं वो आकर आंदोलन करना प्रारंभ कर लेते हैं कि जंगल काट रहे हैं सरकार के खिलाफ, और कई सारी चीजें, जैसे अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में निकोबार, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अब वो प्रोजेक्ट जो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, वो हमारे लिए सामरिक बहुत महत्व है, सामरिक महत्व के लिए भी है, उसके बाद वहां के डेवलपमेंट के लिए भी है। अब यहां पर एक कैंपेन चल गया उसके विरुद्ध, कैंपेन चलाने वाले भारत ही वाले थे, कोई बाहर का नहीं था, कई एनजीओ थे, कई नेता थे, कई पॉलिटिशियन थे, और बहुत मुद्दा उठाया किसी तरीके ये प्रोजेक्ट रुक जाए। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट रुकता है तो उसका लाभ किसको मिलेगा, ये प्रश्न है। उसका लाभ किस देश को मिलेगा, ये प्रश्न है।
आप इसको इस चीज को समझिए कि जहां पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा था उसके जस्ट नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेट है, जल संधि, जिसको हम लोग कहते हैं मलक्का जल संधि। वो ऐसा चोक पॉइंट है कि अगर हम उसको ब्लॉक कर दें, वो हमारे थोड़े से नियंत्रण में आ जाए, तो वो भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का काम करेगा, यानी जो ईरान ने किया था अमेरिका से युद्ध के समय। तो अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है और ये ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है और एफसीआरए कानून का विरोध क्यों हो रहा है। कल्चरल और हेरिटेज, यानी आप कोई हेरिटेज का काम करना चाह रहे हैं, पुराना आपका कोई सांस्कृतिक विरासत है या कल्चर है, उसको संभालने के लिए। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, मैं भी बताया, डिजास्टर रिलीफ के लिए, उसके बाद उनके जैसे मान लीजिए किसी गांव में सुनामी आ गई, अब सुनामी में जो कोस्टल एरिया है वहाँ के कई मछुआरे हैं जहाँ रहते थे, उनके गांव उड़ गए, तो उनके रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्निर्वास और उसके रिलीफ के लिए कर सकते हैं। फेथ बेस्ड वेलफेयर, यानी कि फेथ मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा धर्म से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ साइंटिफिक रिसर्च है, तो आप पीपीटी जो होगा वो व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। कई लोगों के मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, तो उनको पीपीटी भेज दी गई थी, तो आप लोग भी मैसेज करेंगे तो आपको पीपीटी भेज दी जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो एफसीआरए बिल 2026 पेंडिंग है, ठीक, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि 25 मार्च 2026 में लोकसभा में प्रेरित किया था, डिटेल प्रोसीजर फॉर वेस्टिंग एफसीआई एसेट, जो संपत्ति बनेगी उससे, जो बनाएगी संस्था, एनजीओ या ट्रस्ट या जो भी बनाएगा, उसके लिए सबसे पहले इसमें एक प्रावधान किया गया कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी, यानी कि एक पर्टिकुलर, उसमें पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि जो अगर कैंसिल हो जाता है तो वो जो एसेट उसकी होगी, जो संपत्ति होगी, वो किस में जाएगी, तो प्रिस्क्राइब्ड स्टेट अथॉरिटी, प्रिस्क्राइब करना था, लेकिन अब उसके लिए पर्टिकुलर एक अथॉरिटी बना दी जाएगी, ठीक है। प्रोवाइड्स मिसिंग प्रोसीजर फॉर कस्टडी मैनेजमेंट और डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये कह रहा है कि अब जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी, सबसे मतलब जो विरोध हो रहा है वो इसी का हो रहा है, जो अथॉरिटी बनाई जाएगी वो उसकी कस्टडी ले लेगी एसेट की, अब उसका मैनेजमेंट कैसे करेगी और उसका डिस्पोजल कैसे करेगी। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी बेचना चाहती है तो उसको डिस्पोज कैसे करेगी या उसका प्रबंधन कैसे करेगी, ठीक है, तो उसके लिए भी इस पे बात की जा रही है। प्रोविजनल टू परमानेंट वेस्टिंग, asset vest provisionally on cancellation, if not restored in time, vest permanent, proceed go to the consolidated fund of India। कह रहा है कि अगर जो एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए, ठीक है, तो एसेट जो होंगे वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को आ जाएंगे। अब मान लेते हैं समय पे हमने कंप्लायंस करके उसको, मतलब अपने एनजीओ के जो रिन्यूअल नहीं कराया, ठीक है, एक टाइम पे, एक निर्धारित टाइम पे, तो ये क्या होंगे, फिर परमानेंट चले जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो प्रोसीड होगी, यानी इससे जो हमें प्राप्त होगा पैसा, जो प्राप्तियां होंगी इससे हमें, वो परमानेंट कहाँ चली जाएंगी, भारत की संचित निधि में। किसी नेता के पास नहीं जा रही है, भारत की संचित निधि में जा रही है, ये सरकार हो या किसी भी सरकार हो, वो उसी में आएगी। फिर भी इसका विरोध जो होता है वो हो रहा है। अगला कह रहा है प्रोटेक्शन टू द रिलीजियस साइट, designated authority cannot convert, repurpose, secularize the place of worship। अब मान लेते हैं जैसे पिछला हमने एक उसमें देखा था ना, फेथ वाला मुद्दा आया था पॉइंट की, फेथ के लिए भी कर सकते हैं, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो होगी वो क्या कर सकती है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप होंगे, मान लीजिए किसी ने मंदिर बनाया या किसी ने मस्जिद बनाई या किसी ने चर्च बनाई, ठीक है, उसको वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते या उसका पर्पस नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप का। उसके बाद कह रहा है रिवीजन और जुडिशियल अपील, एग्रीवीड ऑर्गेनाइजेशन में सीक रिवीजन विद इन 19 डेज देन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट जज। 90 डेज के अंदर जो होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सीक रिवीजन कह सकती है रिवीजन के लिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर वो किसको अपील करेगी, जो आपके जिले का जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ऑटोमेटिक सीसेशन, रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक सीज इफ renewed if not renewed before expiry, remove ambiguity।
कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, वो सॉरी जो एक्सपायरी है उसके पहले रिन्यूअल नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, सीज हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट फॉर वायलेशन कट फ्रॉम 5 साल से 1 साल, यानी कि अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो जो इसमें जेल का टर्म पहले 5 साल का था वो 1 साल का कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ पॉइंट जो है जो आपको एफसीआरए बिल के लिए याद करना पड़ेगा। पहला डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी, दूसरा प्रोविजनल टू परमानेंट वेस्टिंग, मतलब उसको परमानेंट वेस्टिंग करी जाएगी, रिलीजियस साइट है उसकी सुरक्षा की गई है, रिवीजन एंड जुडिशियल अपील की बात की गई है। यानी ऐसा नहीं कि केवल ये एनजीओ के पक्ष में नहीं है, सारी सुविधाएं उनको दी गई। अब आप बदतमीजी पे ही तरह के नहीं हम नहीं कराएंगे, हम सरकार का विरोध करेंगे, फिर जाएगा ही जाएगा, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। ऑटोमेटिक सेसेशन हो जाएगा। रैशनलाइज पनिशमेंट जो था ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एनजीओ के लिए, हमारे लिए तो सारे पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें एनजीओ के लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है कि सजा जो है वो 5 साल से 1 साल कर देगी, तो इसमें खुश होना चाहिए कि भैया पहले 5 साल जेल जाना पड़ता था, अब 1 साल जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये जो रूल्स हैं ये आपको पहले ही बताया, ये जून में ही हमारे नोटिफाई कर दिए गए थे, ऑलरेडी इन फोर्स है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, वही बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है। हाँ, इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिमूवल, एनजीओ मस्ट शो यूटिलाइजेशन एट लीस्ट 10 लाख इन फॉरेन कंट्रीज ओवर द प्रायर 2 years ऑफ द प्रायर 2 years बिफोर रिव्यू। हाँ, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। फेथ बेस्ड एक्टिविटीज जो है ये सारी चीजें, परमिशन रिलीजियस पर्पस, तो इसमें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार वही चीजें रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ग्लोबल पोजीशन क्या है कि क्या भारत में ही ऐसा कानून है फॉरेन रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए या विदेश में भी दिए गए? यूएसए में जो कानून है उसको बोलते हैं फारा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिस्क्लोजर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ एनीवन एक्टिंग एज ए फॉरेन प्रिंसिपल, फॉर ए फॉरेन प्रिंसिपल। ऑस्ट्रेलिया में जो कानून है उसको फिट्स एक्ट 2000, ये बस नाम पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यूके में जो कानून है वो है फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम 2023। ठीक, जुलाई 2025 में ये लागू हुआ है, अभी लागू हुआ है। कनाडा का जो है वो है फिट्टा, 2024 में लागू हुआ। ईयू का है ये प्रपोज्ड है। ठीक है। इंडिया में एफसीआरए 2010। ठीक, तो ये जो कुछ कानून हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस में जो अभी काम में चल रहे हैं। ठीक है, 2026 तो अभी पारित होना है, भी हुआ नहीं है अभी, तो फिलहाल जो हमारे यहाँ पर चल रहा है वो तो 2010 वाला ही कानून है। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। इसमें आप फिर इतना बस ध्यान रखिएगा, यूके यूएसए कनाडा जितनी भी कंट्रीज में दी गई हैं, इनके जो कानून है वो कब कब पारित हुए, कब कब फोर्स हुए, कौन कौन के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 2 स्लाइड ये आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। 25 वाला मुद्दा है, 2026 का बिल आ रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि कई सारे अंतरराष्ट्रीय लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उसमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक मेंबर है जिसका नाम है रिले मूर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इंडियाज पार्लियामेंट कंसीडरिंग एफसीआरए अमेंडमेंट टू परमिट गवर्नमेंट टेक ओवर द चर्चेज एंड रिलीजियस चैरिटी। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई? जब सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि आपको रिलीजियस प्रोटेक्शन दी गई, प्लेस ऑफ वर्शिप को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको रिलीजियस पूरी प्रोटेक्शन दी गई, आपको अपील की सुविधा दी गई, सारी दी गई, तो कह रहा है कि चर्चेस को टेक ओवर कर लेगी एफसीआरए अमेंडमेंट आ गया तो। भाई टेक ओवर कब करेगी? जब आप कंप्लायंस नहीं करोगे। अब मान ले भारत की सरकार ने एक कानून बनाया कि मर्डर के लिए फांसी की सजा होगी, तो अब कोई विदेश में ये मिस इन्फॉर्मेशन, सरकार जो है वो सबको मारना चाहती है। अरे मारेगी तब जब आप मर्डर करोगे, फांसी तब मिलेगी ना जब मर्डर करोगे। आप मर्डर ही नहीं करोगे तो फांसी क्यों मिलेगी? तो इसमें सुधार सरकार की तरफ से नहीं होना है, आप ऐसी एक्टिविटीज में क्यों शामिल हो रहे हो जिसमें आपको डर है? दिस इज क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियन। यानी कि अब ये तो आप पूरी भारत की संप्रभुता पर अटैक कर रहे हो ना। भारत का संसद एक डिसीजन लेने जा रहा है, आप कौन होते हो भारत की संसद को बताने वाले कि आप क्या लोगे? और आप एक विशेष समुदाय को बता रहे हो, ईसाई समुदाय को, कि ये आपके विरोध में है। यानी भारत का ईसाई समुदाय भड़क जाए, भारत के जो क्रिश्चियन समुदाय है वो भड़क जाए, कल को कोई मुस्लिम देश से उठेगा, पाकिस्तान से उठेगा, मुस्लिमों के विरोध में है। तो क्या आप चाह रहे हो?
आप चाह क्या रहे हो? इसका मतलब आपका इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है। द कांग्रेसमैन वॉर्न, इन्होंने चेतावनी भी दी है, कुड बिकम ए पॉइंट ऑफ मेजर कंसर्न इन इंडिया एंड बायलैटरल, मतलब ये सरकार ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ जो फंड है उसका हमें बता दो भाई कहां से आ रहा है। तो आप कह रहे हो कि इससे भारत और जो यूएसए है उसके द्विपक्षीय संबंध खराब होंगे। क्यों खराब होंगे? आप कुछ गलत कर रहे हो। आप हमारे घर में आ रहे हो, हमारे आपके द्विपक्षीय संबंध कब खराब होंगे? जब आप हमारे घर वालों को भड़काना चाह रहे हो या हमारे घर में किसी तरीके की अस्थिरता उत्पन्न करा रहे हो। नहीं तो कोई द्विपक्षीय संबंध क्यों खराब करेगा? पहली चीज ये समझने वाली है। नहीं, कोई नहीं खराब करता, हमारे उनके ट्रेड रिलेशन है, हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध है। बिल इटसेल्फ बार्स डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फ्रॉम कंसीविंग और सेकुलराइजिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। ये भी बात हमने कही गई है, अभी बताया हमने कि बिल कह रहा है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को कि आप जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उस पर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कैसे ये ईसाई के खिलाफ हो गया? आपकी जो चर्च है वो काम करेंगे वैसे ही काम, बस चर्च को यही तो बताना है कि किसका पैसा है, किसने भेजा है, कहां यूज किया है, रिन्यूअल ही तो कराना है। क्या दिक्कत है उसमें? एनुअल तुम्हें ऑडिट की रिपोर्ट ही तो देनी है, रिपोर्टिंग भी तो करनी है। समस्या क्या है? समस्या यहां पर है कि जो फंड आएगा उससे हम कन्वर्जन को कैसे बढ़ाएंगे, ईसाई में धर्म परिवर्तन करेंगे पैसे पैसे दे दे के कैसे, ये समस्या है, ठीक है। अगला कह रहा है, एक और ट्वीट था, लेकिन ये सारी सोशल मीडिया से उठाए हुए, ये मैं अपनी बात नहीं है, ये उनकी जो खुद की बात है वो बता रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक और न्यूज आई थी स्टेट डिपार्टमेंट से, क्या आई थी? इफ द गोल इज हेल्प ए कंट्री, फंड द कंट्री, नॉट मिडिल मैन हु टर्न एड इनटू बिजनेस मॉडल एंड व्हीकल ऑफ आइडियोलॉजी। ये जो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट है, हालांकि ये सोशल मीडिया में चल रहा है, ठीक है, कंफर्मेशन है या नहीं, ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो न्यूज चल रही है मेरे हिसाब से ये कंफर्म है, लेकिन मैं अभी 99% श्योर हूँ। 99% का मतलब होता है लगभग हाँ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर किसी देश का उद्देश्य है किसी देश को फंड करना, मदद करना, और उसको वो फंड दे रहा है, तो बिचौलियों को कह दिया जाए, केवल देश को दिया जाए, सरकार को दिया जाए। बिचौलिए क्या करते हैं, उसको बिजनेस मॉडल बना देते हैं और उसके बाद व्हीकल ऑफ आइडियोलॉजी, यानी अपने विचारधारा को प्रमोट करने का एक साधन बना देते हैं। तो ये बात तो पॉजिटिव है, हमारे कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उससे हमें ये मिली है, ठीक है। समझ में आ गया? इसी वीक में क्या हुआ है, यूएस अनाउंस इट्स वोट पॉलिसी शिफ्ट। अब यूएस ने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी है। क्या है? फॉरेन एड विल गो नाउ डायरेक्टली टू द नेशनल गवर्नमेंट। अब किसको जाएगी? नेशनल गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाएगी, नॉट रूटेड थ्रू द एनजीओ, एनजीओ के थ्रू नहीं जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज जो थी, जो हमें यूएसए की तरफ से दिखाई दी है। और यूएसए के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, उन्होंने जो बात कही थी वो एकदम बिल्कुल अगेंस्ट थी, वो तो भड़काने वाली थी, ठीक है। तो इन्होंने भारत की संप्रभुता को डैमेज करने का प्रयास किया, इन्होंने भारत की संप्रभुता को बैलेंस कर दिया। तो ये बैलेंसिंग है। तो इन्होंने कहा कि बस वही है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे चलती है। अभी तो बिल पारित होना है और कई सारी न्यूज आएंगी जो हमें सुनने को मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए अभी जो है वो ये अपडेट है। नेक्स्ट शिकार, आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए, उसके लिए कुछ मिथ फैलाए जा रहे हैं और कुछ तत्व हैं, उसको हमें देखने पड़ेंगे। जैसे एफसीआरए बैन एनजीओज फ्रॉम रिफ्यूजिंग फॉरेन डोनेशन, यानी जो एफसीआरए है वो एनजीओज को फॉरेन डोनेशन लेने से मना कर देगा। फैक्ट क्या है? इट कंडीशंस रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डिस्क्लोजर। ये सिर्फ शर्त लगा रही है कि आपको रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट देनी पड़ेगी और डिस्क्लोजर की रिसिप्ट देनी पड़ेगी। 16,200 लगभग एसोसिएशन अभी रिसीव किया है 2024-25 में। कितना फंड? 22,963 करोड़ का फॉरेन फंडिंग। तो फैक्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी लिखने को काम आएंगे, ठीक है।
तो क्या आप ये कोट कर सकते हैं कि 2024-25 में 16,200 एसोसिएशन ने 22,963 करोड़ की फंडिंग फॉरेन डोनेशन ली है। तो ये बैन तो नहीं कर रहा है, तो ये झूठ। इंडिया इज आउटलायर इन रेगुलेटिंग फॉरेन फंडेड फॉर सिविल सोसाइटी। ठीक है, इंडिया जो है वो फॉरेन फंडेड जो सिविल सोसाइटी है उनको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, नहीं, इंडिया केवल नहीं कर रहा है, यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है, कनाडा भी है। ठीक है, ईयू भी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। तो ये अभी पहले बताया ना आपको, जो एक्ट पारित वहां पर हो चुके हैं, जो लागू है। उसके बाद एक और झूठ फैलाया जा रहा है। वो झूठ क्या है? 2026 अमेंडमेंट लेट गवर्नमेंट सीज एनजीओ एसेट। कह रहा है कि 2026 का अमेंडमेंट है वो एनजीओ की जो संपत्ति है उसको जब्त करने का। नहीं, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मैनेज ओनली एसेट डिराइव एसेट, केवल उसका प्रबंधन करेगी। आफ्टर लॉफुल सिसेशन, जब कानूनी रूप से पूरी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा, तब वेस्टिंग जो होगी, मतलब जो उसका जब्त करेगी, वो पहले प्रोविजनल तौर पर होगी। ठीक है, जिसकी अपील कहां की जाती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समझ लो, एक झूठ फैलाया जा रहा है कि एनजीओ की संपत्ति नहीं, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, वो सिर्फ उसका मैनेजमेंट करेगी, प्रबंधन करेगी। उसके बाद जब कानूनी तौर पर क्या हो जाएगा, उसका मतलब पूरी तरीके से एनजीओ समाप्त हो जाएगा, तो जो उसका पहले प्रोविजनल तौर पर लेगा, उसके बाद उसकी अपील कहां की जाती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो पूरा चांस एनजीओ को दे रही है, पूरा चांस एनजीओ को दे रही है। उसके बाद कह रहा है मिनिमम यूटिलाइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर नो पर्पस। 10 लाख रूल्स इंश्योर लाइव रजिस्ट्रेशन बिलोंग टू द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन डोरमेंट एंटिटीज। अब ये 10 लाख वाला जो रूल है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है। ये कट गया है ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे। हाँ, इसमें कह रहा है जो 10 लाख रूल है, क्या कह रहा है? मैक्सिमम मिनिमम यूटिलाइजेशन रिक्वायरमेंट सर्व नो पर्पस। कह रहा है कि जो फंड आया है उसकी मिनिमम मतलब यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों नहीं है? हम आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने कितना पैसा जो है वो खर्च किया है। इसमें कह रहा है कि एनजीओ मस्ट शो, जो एनजीओ होंगे उनको ये बताना पड़ेगा कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका पिछले 2 साल में 10 लाख रुपए आपने कहां खर्च किया है। ठीक है, एनजीओ इसमें जो लिखा है वो क्या है कि एनजीओ मस्ट शो यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 10 लाख रुपीज मिनिमम। एटलीस्ट कह रहा है, ज्यादा भी दिखा सकते हो, एटलीस्ट मिनिमम आपको देना पड़ेगा 10 लाख इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओवर द प्रायर 2 ईयर्स टू रिन्यू। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें गलत कहां पर है? आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है, आप बेकार में बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ पॉइंट है। सबसे पहले एफसीआरए एडमिनिस्ट्रेटर बाय किसके? मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के लिए। सिंगल डेजिग्नेटेड अकाउंट कहाँ है? एसबीआई की मेन ब्रांच दिल्ली में। एडमिन एक्सपेंसेस कैप 20% हो गया। कट कब से किया गया था? 2020 के अमेंडमेंट से। एनुअल रिटर्न में फॉर्म कौन सा है? FC4। ठीक है, वेबसाइट कोई मतलब तुम्हें आपको नहीं है, ये वेबसाइट ही पूछेगा, और पूछ भी सकता है, यूपीएससी है। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 5 ईयर्स है, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। ठीक है, 2020 एक्ट में क्या किया? आधार पासपोर्ट मैंडेटरी कर दिया गया ऑफिस बियर के लिए, जो ऑफिस में काम करते हैं। सब ग्रांटिंग फॉर प्रोहिबिटेड, सब ग्रांटिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया है। ठीक है, अब सब ग्रांटिंग क्या है 2020 के एक्ट में? कि हमने आपको पैसा दिया, आपने किसी छोटे एनजीओ को दे दिया, तो सब ग्रांटिंग को क्या कर दिया है? अदर एसोसिएशन प्रोहिबिटेड, रोक दिए। आपको पैसा दिया है, आप ही खर्चा करो। 2022 का रूल क्या है? रिलेटिव वाला लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिए, बता दिए। अमेंडमेंट 2026 जो है ये लोकसभा 25 मार्च 2026 को किया गया। अमेंडमेंट रूल जो है 2026 ये नोटिफाई किया गया है, 22 जून 2026 को फोर्स में है। मैक्सिमम इंप्लीमेंट को घटाकर 5 वर्ष से 1 साल कर दिया गया है। रिन्यूअल नीड्स मिनिमम 10 लाख यूटिलाइजेशन ओवर पास्ट 2 ईयर्स। अभी बताया कि अगर आपको रिन्यू कराना है तो आपको पास्ट पिछले जो 2 साल है, ठीक है, पिछले 2 साल है उसमें आपने 10 लाख रुपए कहाँ यूज किया वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है। सेक्शन 15 हैज बीन फोर्स्ड सिंस 2010। सेक्शन 15 जो है वो कर रहा है, मतलब जो एसेट संपत्ति को वाली थी, संपत्ति को आपने जब्त कर लेने वाली थी। इन एलिजिबल कैटेगरी, इलेक्शन कैंडिडेट, MPLMA, MPMLA, जज,
गवर्नमेंट सर्वेंट, न्यूज एडिटर, पब्लिशर और पॉलिटिकल पार्टीज, इनको नहीं लिया जाएगा, मतलब ये फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। कौन? इलेक्शन के जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। एमपी एमएलए नहीं ले सकते, जज नहीं ले सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकते, जो आपकी न्यूज एजेंसीज होती है उनके न्यूज एडिटर, पब्लिशर और पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी भी तरीके की वजह से फंडिंग नहीं ले सकती, तो ये अनएलिजिबल है। तो ये आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिम्स के लिए एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50% वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 लाख वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इम्प्रीजमेंट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिन्यूअल वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। तो स्टेटमेंट में मान लीजिए 3-4 स्टेटमेंट देते हैं तो वो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में एमसीक्यूज कैसे आते हैं, उसका एक हम उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है पहला, इसमें ये आपकी स्टेटमेंट वाइज है। पहला कह रहा है एफसीआरए इज एडमिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, अभी बताया, ऊपर वाले पॉइंट से मैं मिल गया। ऑल फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव थ्रू सिंगल डेजिग्नेटेड अकाउंट एसबीआई मुंबई मेन ब्रांच, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना एक सही है ना दो सही है। तो अब आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप ऊपर वाला पॉइंट देखेंगे तो उसमें एक चीज तो क्लियर है कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है ये मुंबई ब्रांच नहीं, ये कौन सी ब्रांच है? दिल्ली ब्रांच। तो इसका ऑप्शन केवल कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस सीलिंग एफसीआरए रिसिप्ट वाज रिड्यूस्ड 50% टू 20% 2020 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 3 इयर्स मस्ट बी रिन्यूड देयर आफ्टर, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है जो प्रेस से पूछे जाते हैं, तो वो जो ऊपर वाले पॉइंट है वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको वो अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भी आपके एमसीक्यूज है, कुछ 6 एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद आप कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। लेकिन पिछला जो आपने लेक्चर देखा है या जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी स्लाइड देखी है, उनको अगर आप सही से पढ़ेंगे तो ये 6 एमसीक्यूज आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन, ये जितने भी एमसीक्यूज है उनका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन है। तो जो लास्ट की 3 स्लाइड है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज आपके एफसीआरए से रिलेटेड है। ये आपको प्रीलिम्स में काफी मदद करेंगे और आप इसके माध्यम से काफी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एफसीआरए डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो कल का टॉपिक होगा हमारा, तो कोई पॉलिटी का ही टॉपिक होगा। और आज आपको एक हिस्ट्री की क्लास और मिलेगी, ठीक है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री में ब्रिटिश एम्पायर जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज उसके बाद आप लोग हिस्ट्री के वीडियो को देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस 2026 आप देने जा रहे हैं, प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, या आप यूपीएससी 2027 या मेंस की प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है इस वीडियो को देखिए और इसके बाद जो है कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो भी आज आपको हिस्ट्री का मिलेगा और उसके बाद जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा तो उसमें कोई पॉलिटी का ही वीडियो होगा। अच्छा, एक सीरीज हम लोग जो ये इसकी शुरू करी थी जजमेंट की, तो वो जजमेंट की सीरीज हमारे यहाँ चलती रहेगी। ये करंट के टॉपिक है, इनकी सीरीज हमारे यहाँ चलती रहेगी। इसके साथ साथ अभी एक सीरीज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी की, जिसमें हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे, जो आपके एग्जाम के रेगुलर टॉपिक है उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।